हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हमारे विज्ञान की क्लास में स्वागत है। इसके पहले जो लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं वह हमारे कक्षा 10 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से संबंधित है और उसमें हम 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में कई जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा जा चुका है, जिनमें पोषण है, श्वसन है और वहन से संबंधित कुछ चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं। वहन में हमने अभी तक पढ़ा है कि वहन क्या होता है। मनुष्य में जो भी चीज़ें पोषक पदार्थ या ऑक्सीजन जो भी शरीर के ग्राही अंगों से पूरे शरीर में फैलाए जाते हैं, उस फैलाने वाले तंत्र को पूरे शरीर में हर कोशिका तक पहुंचाने वाले तंत्र को हम वहन तंत्र कहते हैं। और यह वहन तंत्र रुधिर, हृदय, रुधिर वाहिका, लसिका इन सब से मिलकर बना हुआ होता है। और जिनमें हमने रुधिर के बारे में पढ़ा कि रुधिर 2 हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है प्लाज्मा, तरल भाग, और दूसरा होता है उस प्लाज्मा में घुली हुई कणिकाएं जो कि अनेक प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से आरबीसी के बारे में हम पढ़ते हैं और इसके अलावा भी और कई कणिकाएं पाई जाती हैं। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी कणिकाएं रुधिर में पाई जाती हैं। और एक तरल भाग होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। इसके अलावा हृदय की संरचना के बारे में हमने पढ़ा कि हृदय एक बंद मुट्ठी के आकार का पेशी अंग है, पेशियों से बना हुआ अंग है, जिसमें जो कि अगर अंदर से देखा जाए तो 4 कोष्ठकों में बंटा हुआ होता है। और यह चारों कोष्ठकों के अलग अलग नाम हैं, जिनमें ऊपर के 2 कोष्ठकों को आलिंद कहा जाता है, नीचे के 2 कोष्ठकों को निलय कहा जाता है। हृदय को हम रुधिर प्रवाह की शुद्धता अशुद्धता के आधार पर भी विभाजित करते हैं दाएं बाएं भाग में। दाएं भाग में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है, प्रवाहित होता है, और हृदय के बाएं भाग में हमेशा ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्रवाहित होता है। इसमें जो धमनियाँ निकलती हैं और हृदय और निलय के बीच में जो द्वार होते हैं, उन द्वारों पर वाल्व पाए जाते हैं। यह वाल्व रुधिर के एक दिशीय प्रवाह को रोकते हैं। और यह सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में इस पर चर्चा की जा चुकी है। आज हम उसी में कुछ चीज़ें जो कि वहन तंत्र का ही भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम आज रुधिर दाब के बारे में समझेंगे कि रुधिर दाब क्या होता है। आप रुधिर जो वाहिकाएं होती हैं, रुधिर वाहिकाओं में जो रुधिर प्रवाहित होता है, रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। नलिकाएं समझ सकते हैं आप, नलियां होती हैं जो कि पूरे शरीर में रुधिर को पहुंचाने का कार्य करती हैं हृदय से। तो इनमें जो रुधिर प्रवाहित होता है वह उन वाहिकाओं की आंतरिक भित्तियां जो होती हैं, आंतरिक दीवार जो होती है, उन भित्तियों पर दाब उत्पन्न करता है, दबाव डालता है। इस दबाव को ही रुधिर दाब कहते हैं। नलियों में बहने वाला रुधिर जो उन नलियों की आंतरिक दीवारों पर भी, भित्तियों पर दबाव डालता है, उस दबाव को ही हम रुधिर दाब कहते हैं। रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए निलय में प्रकुंचन की क्रिया होती है। प्रकुंचन मतलब वह संकुचित होता है, और जब संकुचित होता है तो दाब बढ़ता है। इस दाब को जो कि निलय के संकुचित होने से उत्पन्न हो रहा है, इस दाब को हम प्रकुंचन दाब कहते हैं। प्रकुंचन दाब के उपरांत जो निलय में भरा हुआ रुधिर है वह उससे जुड़ी हुई धमनियों में चला जाता है। हम जानते हैं कि निलय हमेशा रुधिर धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में भेजता है। और फिर क्या होता है, जब सारा रुधिर धमनियों में चला जाता है तो धमनियों में भी दाब उत्पन्न हो जाता है, और धमनियों में उत्पन्न होने वाले इस दाब को हम अनुशीतलन दाब के नाम से जानते हैं। तो 2 तरह के दाब उत्पन्न होते हैं रुधिर दाब, जिन्हें हम कहते हैं। एक होता है प्रकुंचन दाब,
जो कि तब उत्पन्न होता है जब निलय संकुचित होता है, और दूसरा होता है अनुशिथिलन दाब, जो कि निलय से जब सारा रुधिर धमनियों में चला जाता है और धमनियों में जो दाब उत्पन्न होता है उस दाब को अनुशिथिलन दाब के नाम से हम जानते हैं। मनुष्य में जो प्रकुंचन दाब होता है वह 120 mm होता है पारे की, तथा अनुशिथिलन दाब जो है वह 80 mm होता है। इसे हम 120/80 लिखकर दर्शाते हैं। कभी भी हम लिखते समय यह नहीं लिखेंगे कि 80/120, यह सही नहीं होता है। हमेशा 120 को जो प्रकुंचन दाब होता है उसे पहले लिखा जाता है और जो अनुशिथिलन दाब होता है उसे बाद में लिखते हैं। तो हम हमेशा 120/80 जहाँ लिखा रहता है उसी को सही मानते हैं। अगर 80/120 लिखा है तो वह गलत होता है। तो यह भी याद रखना है कि हमेशा रक्तदाब को 120/80 ही लिखकर दर्शाया जाता है। रक्तदाब कितना है इसको मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र को स्फेग्नोमीटर के नाम से जाना जाता है या स्फेग्नोमीटर कहते हैं। स्फेग्नोमीटर से यह मापा जा सकता है कि इन जो दोनों तरह के दाब हैं वह कितने हैं, प्रकुंचन दाब कितना है और अनुशिथिलन दाब कितना है। इन्हीं को जब डॉक्टर आता है तो जो रक्तदाब मापने का यंत्र होता है स्फेग्नोमीटर, उसको हमारी बाँह पर लगाकर उसी की सहायता से इन दोनों तरह के दाब की गणना करता है और उससे हमारे रक्तदाब का पता चलता है। अधिक रक्तदाब हमेशा नुकसानदायक होता है, जिससे धमनियाँ फट सकती हैं और जिसे हम उच्च रक्तदाब के नाम से जानते हैं। और यदि यह रक्तदाब कम होता है तो उसे हम निम्न रक्तदाब के नाम से जानते हैं। तो रक्तदाब के बारे में आपने जान लिया। अब हम रुधिर वाहिकाएं भी चर्चा ऊपर आई थी कि रुधिर जो वाहिकाओं में बहता है वह वाहिकाएं क्या होती हैं उसके बारे में जान लिया जाए। रुधिर को हृदय से पूरे शरीर में ले जाने और फिर पूरे शरीर से वापस लाने के लिए मनुष्य के शरीर में पूरी जो नलिकाएं हैं उनका एक पूरा जाल फैला हुआ होता है। इन नलिकाओं को हम रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। जो नलिकाएं पूरे शरीर में रुधिर पहुंचाती हैं और पूरे शरीर से रुधिर वापस लाती हैं, इन नलिकाओं को हम रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। वह वाहिकाएं जो कि रुधिर को हृदय से पूरे शरीर में ले जाती हैं, उन वाहिकाओं को कहते हैं धमनियाँ। मतलब रुधिर से जो नली पूरे शरीर में रक्त ले जाने का काम करती है, पहुंचाने का काम करती है, उसे कहते हैं धमनियाँ या धमनी। जो धमनियाँ होती हैं उनकी दीवार मोटी होती है क्योंकि उनमें अधिक दाब से रक्त बहता है, और लचीली भी होती हैं और इनमें कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। तो 3 मुख्य लक्षण हमें दिख रहे हैं धमनियों के। पहला, यह पूरे शरीर में रक्त ले जाने वाली नलियाँ होती हैं। दूसरा, इनकी भित्तियाँ मोटी होती हैं, मोटी दीवार होती है। तीसरा, यह लचीली होती हैं इनकी दीवार, और इनके भीतर, इन नलियों के भीतर कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। यह कुछ मुख्य गुण होते हैं धमनियों के, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। वे वाहिकाएं जो कि पूरे शरीर से रुधिर एकत्र करके पुनः हृदय में वापस लाती हैं। शरीर से इकट्ठा करके कहाँ ले जाती हैं? हृदय में, हृदय के आलिंद वाले हिस्से में पहुंचाती हैं। उन रुधिर नलिकाओं को सिरा या सिराएं कहते हैं। पूरे शरीर से रुधिर वापस लाने वाली नलिकाओं को। सिरा में जगह जगह वाल्व पाए जाते हैं। ये सिराओं के गुण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद करना बहुत जरूरी होता है। सिरा में जगह जगह वाल्व पाए जाते हैं। यह वाल्व क्या कार्य करते हैं? इस वाल्व की सहायता से होता यह है कि पूरे शरीर में जो रुधिर का प्रवाह होता है वह एक ही दिशा में होता है, और जिससे जो जैसे पैर का रुधिर है यह भी एकत्र होकर कैसे हृदय तक चढ़ के चला आता है।
काफ़ी दूरी है पैर के निचले हिस्से से, रुधिर चढ़ते चढ़ते कहाँ वापस चला आता है, फिर हृदय में। तो वाल्व जगह जगह लगे हुए होते हैं और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, और जैसे ही उस वाल्व को पार करता है वह वाल्व बंद हो जाता है, जिससे रुधिर वापस नीचे न जाने पाए। तो सिराओं की एक खास विशेषता है कि इनमें जगह जगह वाल्व पाए जाते हैं जो कि रुधिर के प्रवाह को एक ही दिशा में बनाए रखते हैं। और एक विशेषता होती है सिराओं की, वह होती है कि सिरा की जो भित्तियाँ होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, धमनियों की अपेक्षा बहुत पतली होती हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। सिराएं निरंतर विभाजित होकर सिरिकाएं या केशिका जाल का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं रक्त द्वारा अनुरक्षण। यह क्या क्रिया होती है? पूरे शरीर में कहीं भी या सिरा में या धमनी में या किसी अन्य भाग में जब कोई कट फट या क्षति हो जाती है, कहीं कट हो जाता है, घाव हो जाता है या क्षति हो जाती है कहीं भी, तो वहाँ से रुधिर बहने लगता है, रुधिर धीरे धीरे रिसने लगता है। तो रुधिर उसका अनुरक्षण करने का कार्य करता है, उसको बंद करने का काम करता है। इस कार्य में जो रुधिर में पाए जाने वाली प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं, जो कि रुधिर के साथ पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती हैं, वह इस कार्य में सहायता करती हैं। प्लेटलेट्स रक्त स्राव के स्थान पर टूटकर उसको वहाँ जमाव बना लेती हैं, एक जाल जैसा बना लेती हैं, जिसे हम रुधिर का थक्का कहते हैं। तो थक्का बना देने के कारण रक्त का जो स्राव होता है वह बंद हो जाता है, और जो हानि होने वाली होती है शरीर को, वह उसकी संभावना खत्म हो जाती है। अगला हिस्सा है लसिका, वहन तंत्र का। लसिका क्या होता है? पूरे शरीर में केशिकाओं में बहने वाला जो रक्त होता है, रक्त केशिकाओं के माध्यम से धमनियाँ पतली पतली नलियों में बन जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। रक्त केशिकाओं के माध्यम से बहता रहता है। तो केशिकाओं की दीवार चूँकि पतली होती है, तो उस पतली दीवार को पार करके कुछ तरल भाग जो होता है रक्त का, प्लाज्मा, वह चला जाता है ऊतक द्रव्य में रिस करके। यह ऊतक द्रव्य में जो स्रावित हुआ प्लाज्मा होता है, इसी को हम लसिका के नाम से जानते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव है। इसमें अनेक रासायनिक पदार्थ और प्रोटीन तथा वसा इत्यादि घुले रहते हैं, जिनका यह पूरे शरीर में लगातार परिवहन भी करता रहता है। शरीर में जो छोटी छोटी लसिका वाहिनियाँ होती हैं, वह बाद में आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़कर एक मोटी लसिका वाहिनी का निर्माण करती हैं, जिसे लसिका वाहिका के नाम से जानते हैं। और बाद में यह जो लसिका वाहिका है, यह किसी रुधिर केशिका में खुल करके और फिर वापस लसिका को कहाँ पहुँचा देती है? रुधिर में वापस पहुँचा देती है। तो कहने का मतलब वह पतली केशिकाओं की दीवार से छन करके जो ऊतक द्रव्य में चला गया प्लाज्मा होता है, वह धीरे धीरे नलियों के माध्यम से रास्ते धीरे धीरे एकत्रित होते हुए वह फिर से पुनः रुधिर में पहुंचता रहता है। और यह लसिका होती है, और साथ में पूरे शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थों का जो परिवहन होता है, मुख्य रूप से इसी लसिका के माध्यम से ही होता रहता है। तो यह था आज का लेक्चर, जिसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी। एक पढ़ा रुधिर दाब, दूसरा हमने यह देखा कि रुधिर वाहिकाएँ क्या होती हैं, और फिर हमने देखा रक्त द्वारा कैसे शरीर का अनुरक्षण किया जाता है, और फिर लसिका तंत्र क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा, कैसे लसिका किन चीज़ों का परिवहन करती है और कैसे पुनः वापस आकर के कहाँ से उत्पन्न होती है और कहाँ आकर के पुनः रक्त में मिल जाती है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। यह इसी के साथ वहन तंत्र पूरा हो जाता है, और यह जो एक जय प्रक्रम है यह भी पूरा हो जाता है। तो हम आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अगले लेक्चर में हम अगले जो वहन तंत्र का जो हिस्सा है, अभी हम जंतुओं में वहन तंत्र के बारे में पढ़े हैं, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, उनमें भी पदार्थों का परिवहन पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक होता है। भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है, जल का परिवहन होता है, वह किस तरह होता है, उस परिवहन पौधों में पाए जाने वाले उस वहन तंत्र को के बारे में
हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और तब तक आप घर पर रहते रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रखिए अपने आप को। इस आज के लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो हम हमसे कमेंट करके उसको क्लियर कर लीजिए। बाकी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपसे मिलेंगे हम अगले लेक्चर में।